G7 क्लियरली चाइना के खिलाफ है और सबके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर इन देशों को खतरा है वो चीन से है। लोग ये कहते थे 40 साल पहले कि रशिया से सबसे बड़ा खतरा है। इवन व्हेन द सोवियत यूनियन ब्रोक अप, तब भी लोग कहते थे यार खतरा तो रशिया से, खतरा तो रशिया से। सडनली रशिया बीच में से हटा एंड चाइना बिकेम द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। और ये वेस्ट की कमजोरी है, मैं बार बार कहता हूं। आप ही ने चाइना को चाइना बनाया है, आप ही ने चाइना को ऐसा भस्मासुर राक्षस बना दिया जो आज आपके पीछे भागता है वो हाथ लेके कि इसके सर पे हाथ रखूं और इसको भस्म कर दूं। और पूरा वेस्ट चिंतित है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एनर्जी तो सब ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र इनको क्या लग रही है? ये फिक्र नहीं लग रही इनको कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, इनको ये फिक्र लग रही है कि चाइना और रशिया पास आ गए हैं। और भाई किसकी वजह से पास आए हैं? किसकी वजह से पास आए हैं? वेस्ट की गलती है, वेस्ट की गलती है। आपको डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए था, आपको बातचीत करनी थी रशिया और यूक्रेन को बैठा के। आपने अभी भी ये लोग क्या कह रहे हैं पता है आपको? रशिया के फ्रोजन फंड्स हैं, करीब 50 अरब डॉलर के फंड्स हैं, उसको हम लेवरेज मान के या उसको हम मॉर्गेज मान के, मैं एक हल्की जबान में बात कर देता हूं, नॉर्मल जबान में, कि उसको मॉर्गेज मान के, उसको सिक्योरिटी मान के हम लोन दे देते हैं यूक्रेन को, काहे के लिए? लड़ने को। ये हाल है। फिर आप कहते हैं पीस नहीं हो रहा, पीस नहीं हो रहा। यू आर फंडिंग द वॉर यार। मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन की गलती नहीं है, पुतिन की गलती है। इट वॉज रॉन्ग ऑफ रशिया टू इन्वेड यूक्रेन, बट दैट इज डन। डोंट टॉक अबाउट इट। ब्रिंग पीस। हाउ विल यू ब्रिंग पीस इफ यू आर फंडिंग द वॉर यार? आपको क्या लगता है 50 अरब डॉलर आप फंड करो, फिर आप कहते हो देखो आपने क्या है, आपने रशिया को आइसोलेट कर दिया, रशिया जाके चीन की गोद में बैठ गया। अब चीन की गोद में बैठ गया, अब ये अपना बिजनेस छोटे मोटे चाइनीज बैंक्स को दे रहे हैं, रशिया उनको तेल दे रहा है, वो उनको जरूरत के सामान, आपको जरूरत ही नहीं है रशिया को। रशिया के पास इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं, इतने ऑयल है, रशिया 10-15 साल आपके बिना टिका सकता है, वो टिका सकता है अपने आप को 10-15 साल और। फिर क्या करोगे? तो दोस्तों ये मैंने बोला कि G7 में जो हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या है। भारत गया है ना, एंड में करूंगा ऐसी बात से कि भारत क्यों गया, भारत का क्या लेना देना है। G20 के बाद दुनिया को एक बार पता लग गया कि ग्लोबल स्टेज पे एक नया डिप्लोमेटिक प्लेयर आया तगड़ा, एंड दैट इज इंडिया। ये G20 के बाद ये वाजे हो गया सबको। अब सब लोग इंडिया को सिर्फ इसके लिए नहीं कि इंडिया के पास पैसा है। अब जैसे इंडियंस जाते हैं ना, मोदी जी जाएंगे तो यूएस से ड्रोन भी उठा लेंगे, एक कहीं कुछ जाएंगे, कहीं से इतने अरब की डील, कहीं से जाएंगे इतने अरब की डील, फ्रांस से ये फलाना। तो एक तो लोग अपना भारत को माल बेचना चाहते हैं, दूसरी चीज है कि इंडिया इज सीन एज द बुलवार्क अगेंस्ट चाइना इन द इंडो पैसिफिक। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का गेम चल रहा है ना, कौन है देश जो चाइना की खिड़कियां खड़का सकता है और खड़का रहा है? वो इंडिया है। तो जब लड़ाई होगी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है पैसिफिक ओशन में होगी? नहीं, वो इंडो पैसिफिक में होने वाली है। वो सारा खेल इंडो पैसिफिक में होने वाला है भाई, वो सारा खेल इंडियन ओशन का है। और यहां पे चाइना के अलावा जो बड़ा खिलाड़ी है वो इंडिया है। अगर चाइना मूव करता है अगेंस्ट ताइवान, तो भारत का क्या रुख होगा? एक चिंता का विषय है लोगों के लिए कि इंडिया क्या करेगा। अगर चाइना अटैक करता है लेट्स से फिलीपींस के ऊपर, और फिलीपींस के ऊपर वो हल्के धक्के मुक्के डालता रहता है, अगर चाइना मूव करता है जापान के ऊपर, जापान की एयर स्पेस वायलेट करता रहता है, उसकी जो मैरिटाइम इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करता रहता है, फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता रहता है, फिर क्या होगा? और ये सब क्वाड के मेंबर्स हैं बाय द वे, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, नॉट फिलीपींस बट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर मेंबर्स ऑफ द क्वाड। फिर क्या होगा यार? वेयर विल इंडिया स्टैंड? ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए देव, और उनको पता है कि भारत में आज की तारीख में देयर इज अ स्ट्रांग लीडर हु विल टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं कि हम चलो ठीक है अभी फाइल चली है सोच के बताइए। यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडर इन इंडिया, यू हैव नरेंद्र मोदी इन इंडिया हु विल टेक अ डिसीजन, हु विल टेक अ कॉल। डिसीजन मिल जाएगा आपको फट से। तो ये स्टोरी है दोस्तों, मैंने बोला बता दूं आपको। और लोग मुझसे कह रहे थे कि किसी का कमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था, मुझसे कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि भारत एक्शन लेगा, भारत एक्शन लेगा। पाकिस्तान ने जो करवा रखा है ना जम्मू एरिया में, और कितने लोगों की जानें चली गई, ये सब जो पाकिस्तान, कब एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, कब खबर आएगी? मोदी जी को G7 से वापस आने दीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंच गए हैं। इटली में होने वाले इस सम्मेलन में अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन और अन्य वैश्विक स्तर के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी यहां इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकात फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अलग अलग द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ वह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि ये सारी बैठकें इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। इटली के लिए रवाना होने से पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे खुशी है कि मैं लगातार तीसरे कार्यकाल में अपनी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की अपनी पहली यात्रा याद है। पिछले साल प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की 2 यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक रही हैं। हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन और आगामी G7 शिखर सम्मेलन के परिणामों के बीच अधिक तालमेल लाने और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं।